वेलकम टू हरियाली एजुकेशन हाउस फ्रेंड। उत्तराखंड क्यूआईक्यू देख रहे हैं हम। कनिष्ठ सहायक 2026 में 10 मई को हमारा एग्जाम होना है। उस कर रहे हैं पुरजोर से। हिंदी चल रहा है हमारा आजकल, हिंदी के क्यूआईक्यू देख रहे हैं। हिंदी इससे पहले मैंने 13 पार्ट आपको दे दिए हैं, तो आज हम 14वें पार्ट की स्टार्ट कर रहे हैं। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। आज पहला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से क्रिया विशेषण का मुख्य भेद नहीं है पूछ रहा है। इस चीज को बड़े ध्यान से देखना। मुख्य भेद नहीं है पूछा है यहाँ पर, ठीक है नहीं तो नहीं है। इन चीजों से बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है। अब क्रिया विशेषण क्या होता है? जो क्रिया की भी विशेषता बताते हैं। क्रिया विशेषण मैंने बताया था कि जो क्रिया विशेषण होता है वो अभिकारी शब्द के अंतर्गत आता है। अब विकारी और अभिकारी दो प्रकार के शब्द हमने देखे थे, हमने जब शब्द पढ़े थे, ठीक है। विकार के आधार पर, चेंज के आधार पर हमने जब शब्द देखे थे, तो हमने देखा था वहां पर हमारे विकारी और अभिकारी आते थे। विकारी शब्द के अंतर्गत हमारे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, चार शब्द आते हैं। और यहाँ अभिकारी के अंतर्गत, जिनको अव्यय भी बोलते हैं, क्रिया, विशेषण, संबंध, समुच्चय, विस्मय आदि बोधक, चार यहाँ आते हैं। अब ये संज्ञा जो था, हमने संज्ञा देखा था कि संज्ञा क्या होता है? किसी का नाम है संज्ञा। संज्ञा किसी के नाम को ही संज्ञा बोल देते हैं। जैसे वो कोई वस्तु हो सकती है, स्थान हो सकता है, या कोई व्यक्ति हो सकता है वो, ठीक है। फिर संज्ञा के बदले जिन शब्दों का उपयोग करेंगे तो वो सर्वनाम हो गए। फिर संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता जो बताएंगे वो हमारे विशेषण हो जाएंगे। फिर हमारी क्रिया क्या होगी? किसी कार्य का होना या करना क्या हो जाएगा? हमारा क्रिया हो जाएगा, ठीक है। ये हो गए हमारे विकारी शब्द। अब विकारी का मतलब क्या हुआ कि लिंग वचन कारक काल के साथ जो शब्द बदल जाएंगे तो हमारे विकारी हो गए। विकारी के अंतर्गत हमारे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया आ गए। फिर जो लिंग वचन कारक काल के साथ नहीं बदलेंगे तो वो अभिकारी कहलाएंगे। ये भी हमारे चार होते हैं: क्रिया, विशेषण, संबंध, समुच्चय, विस्मय आदि बोधक, ठीक है। तो अब इसमें पूछा क्या है? क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण हमारा जो अव्यय होता है, अभिकारी शब्द होता है, उसका पहला पार्ट है। तो ये क्रिया विशेषण हुआ क्या? जैसे मैंने इनकी विशेषता बताई, तो क्रिया विशेषण होता है जो इस क्रिया की भी विशेषता बताएगा, तो वो क्या हो गया? हमारा क्रिया विशेषण हो गया। अभी क्रिया विशेषण भी हमारा चार प्रकार का होता है, ठीक है। स्थानवाचक, कालवाचक, परिमाणवाचक और रीतिवाचक, ठीक है। हमारा चार प्रकार का होता है। अब इसमें पूछा है कि कौन सा भेद नहीं है, यानी कि उन चारों में से कौन सा नहीं है, तो हमारा विधेयवाचक कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। देखिए, अगर हम बात करें ना, तो पहले संज्ञा से देख लेते हैं। देखिए, संज्ञा संज्ञा हमारी कितने होते हैं? पांच प्रकार, मेनली तीन प्रकार की होती है, फिर पांच प्रकार की होती है। ये व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और हमारा भाववाचक। फिर जातिवाचक भी फर्दर डिवाइड हो जाती है हमारा द्रव्यवाचक और समूहवाचक में। फिर उसके बाद सर्वनाम आ जाता है। हमारे सर्वनाम छह प्रकार के होते हैं: पुरुष, निस्संबंध, निश्चय, अनिश्चय, प्रश्नवाचक, ठीक है। पांच ये हो गए। फिर हमारे आ जाते हैं क्या? विशेषण। फिर हमारी क्रिया आ जाती है। फिर उसके बाद हमारे आ जाते हैं ये हमारे क्रिया विशेषण, ठीक हो गया। तो आशा करता हूँ इतना समझ में आ गया होगा, ठीक हो गया। विशेषण को भी देखेंगे तो विशेषण भी हमारे चार प्रकार के होते हैं, क्रिया भी हमारी दो प्रकार की होती है मुख्यतः। फिर उसके बाद क्रिया के अन्य प्रकार होते हैं बहुत सारे। मैंने थ्योरी वाली में पढ़ाए हैं आप लोगों को, आप लोग वहां जाएंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। जैसे विशेषण की हम बात करें तो सार्वनामिक विशेषण हो गया, गुणवाचक हो गया, परिमाणवाचक हो गया, संख्यावाचक हो गया, ये चार हो गए। क्रिया में अकर्मक, सकर्मक मुख्यतः दो प्रकार होता है। फिर उसके बाद फर्दर वो अलग अलग उसके प्रकार आ जाते हैं। जैसे कहीं पर पूर्वकालिक क्रिया आ जाएगी, संयुक्त क्रिया आ जाएगी, प्रेरणार्थक क्रिया आ जाएगी, अलग अलग चीज का अलग अलग। जैसे प्रेरणार्थक क्रिया की बात करें तो वो किसी को प्रेरणा दे रही होगी, जैसे राम ने श्याम को पिटवाया, इस प्रकार से। या फिर संयुक्त क्रिया होगी तो खा लिया, इस प्रकार से, ठीक है। या पूर्वकालिक क्रिया। अभी क्वेश्चन आएंगे तो हम उन सब चीजों को देखेंगे, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोगों की समझ में ये ग्रामर आ रही होगी। जिन साथियों के एक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप लोग थ्योरी वाले सेगमेंट में जाना, वहाँ सारी चीजें आप लोगों को बहुत ही क्लियर हो जाएंगी। मैंने प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ सब डिटेल में बताया हुआ है, ठीक है। अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। कोई आया है, मैं कोई कौन सा सर्वनाम है? कोई, अब कोई पता नहीं है ना इसका, तो अनिश्चय वाला सर्वनाम हो गया है, ठीक है। मैंने सर्वनाम के अभी पार्ट बताए थे, हमारे छह होते हैं: पुरुष, निस्संबंध, निश्चय, अनिश्चय, प्रश्नवाचक। तो इसमें से ये अनिश्चयवाचक है हमारा, ठीक है। पुरुष, निस्संबंध, निश्चय, अनिश्चय, प्रश्नवाचक, ठीक है। छह पार्ट ये होते हैं। वैसे मैं आप लोगों को इतना बोल बोल के इतनी बार बता दूंगा कि आप लोगों को वैसे ही याद होने लग जाएंगी चीजें, ठीक है। देखिए, मैं चाहता तो फटाफट 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 क्वेश्चन को आगे, इसका आंसर ये है, इसका ये है, इसका ये है, इसका ये है करके टिक 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 करके आगे जा सकता था।
लेकिन मैं आप लोगों को इतनी बार इन चीज़ों को इसलिए रिपीट करता हूँ कि आप लोग सुन सुन के एटलीस्ट इन चीज़ों को आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाएंगे। आप लोग सुन सुन के ही आपको ये चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। तो इसलिए मैं इन सब चीज़ों को इतनी बार बार रिपीट कर रहा होता हूँ आप लोगों के लिए। एक एक चीज़ की बाल की खाल निकालता हूँ मैं, आपको एक एक चीज़ को सारे ऑप्शन इसलिए बता रहा होता हूँ, ठीक है। खाली क्वेश्चन भगाने से तो क्या ही फायदा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टिकाऊ है, टिकाऊ। अब टिकाऊ क्या है, ये क्या है, टिकाऊ विशेषता बता रहा है, तो ये गुणवाचक विशेषण उसके गुण की बात कर रहा है, ठीक है। इनमें सारे ऑप्शन में विशेषण है, अब कौन सा विशेषण है, तो ये गुणवाचक विशेषण है, ठीक है। क्यों, ये टिकाऊ है, कैसा है बता रहा है, टिकाऊ है या बेकार जल्दी टूटने वाला है, जल्दी चलने कम चलने वाला है, इस प्रकार से तो उसका गुण बता रहा है ना। अब सार्वनामिक विशेषण में क्या होता है, मैंने बताया था कि जब संज्ञा के आगे सर्वनाम आ जाता है तो वो सार्वनामिक विशेषण हो जाता है ना। जैसे वह राम है बोलूंगा मैं, वह राम है, या फिर आगे वो डैश डैश कुछ भी हो सकता है। तो ये तो करता है, कर्ता के पहले जो सर्वनाम आ जाएगा तो इसको क्या सार्वनामिक विशेषण बोल देते हैं, ठीक है। इतना ध्यान रखना। संख्यावाचक में फिर संख्या से संबंधित होगा, ठीक। और परिमाणवाचक में तो उसकी मात्रा होगी, ठीक है। इतना ध्यान में रखिएगा आप लोग। फिर अगला वाला देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अभी मैंने क्रिया की बात की थी ना, सकर्मक क्रिया का वाक्य है सकर्मक क्रिया। देखिए, सकर्मक क्रिया का मतलब क्रिया हमारी सकर्मक का मतलब कि जिसमें कर्म होगा, कि जिसमें जिस क्रिया का फल अगर कर्म पड़ रहा होगा तो वो सकर्मक कहलाएगी। यानी कि सीधी सी भाषा में आप ये समझिए कि जिसमें कर्म होगा, जिस क्रिया में कर्म के साथ होगी, सकर्मक कर्म के साथ मतलब उसमें कर्म होगा तो वो सकर्मक क्रिया होगी। देखिए, सकर्मक अकर्मक की अगर मैं आपको एक ट्रिक बताऊं तो अकर्मक प्राय क्या होती हैं, वो जो नैसर्गिक क्रियाएं होती हैं, जो नेचुरल क्रियाएं, जो नेचुरल एक्शन होते हैं, जो नेचुरल क्रियाएं जो प्राकृतिक क्रियाएं होती हैं, वो अकर्मक होती हैं, ठीक है। और दूसरी बात, अकर्मक में अकर्मक बोला है, उसमें कर्म नहीं होगा, अकर्मक अकर्मक। देखिए, अकर्मक का मतलब क्या है, अकर्मक मतलब कर्म नहीं, अ का मतलब नहीं, ठीक है ये। और सकर्मक मतलब कर्म के सहित, कर्म के सहित या साथ, साथ, ठीक है। इतना ध्यान रखना। सकर्मक मतलब कर्म के साथ मतलब इसमें कर्म भी होगा। तो देखिए, अब यहाँ पर रंजना दौड़ दी है, देखिए रंजना करता है, ये क्रिया होगी, ये सहायक क्रिया होगी, ठीक है। बच्चा करता, ये क्रिया, ये सहायक क्रिया। बूंद बूंद सागर, ये हमारा क्या हो गया, मैंने अभी जो नैसर्गिक बताया था, बूंद बूंद से गागर भरती है, ये हमारा नैसर्गिक हो गया ना, नेचुरल फिनोमेना हो गया हमारा, नेचुरल फिनोमेना हो गया ये, ठीक है। ये हमारा नैसर्गिक हो गया, प्राकृतिक हो गया, ठीक है, कुछ भी बोल लीजिए आप, ठीक। उसके बाद हमारा मोहन, जो मैं बोल रहा था उसका एग्जाम्पल ये हो गया, ठीक है। मोहन पुस्तक पढ़ता है। देखिए, मोहन यहाँ पर क्या हो गया हमारा, कर्ता हो गया, ये आ गया देखिए कर्म, ये क्रिया और ये सहायक क्रिया, ठीक है। तो यहाँ पर कर्म क्या आ रहा है, पुस्तक, ठीक। तो इसका मतलब ये कर्म के साथ है, तो ये क्या होगी हमारी सकर्मक क्रिया। तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। उपसर्ग मतलब आगे, मतलब कि वो पहले लगेगा जो, ठीक है। तो उपसर्ग का मतलब होता है जो पहले लगता है। तो गमन का हम विपरीतार्थक मतलब होता है अपोजिट, मतलब इसका विलोम बनाने के लिए, इसका अपोजिट बनाने के लिए इसको, ठीक है। इसका अपोजिट क्या होगा पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका विलोम जो होगा, विपरीतार्थक मतलब विलोम होता है। तो गमन का क्या होगा, गमन मतलब जाना, आगमन मतलब आना, तो इसके आगे से हम आ लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, आगमन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा आ। तो आगमन का मतलब आना, गमन का मतलब जाना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 के बाद 32 देख लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 32, सांस्कृतिक अस्मिता शब्द में अस्मिता शब्द से तात्पर्य है। देखिए, अस्मिता का मतलब होता है पहचान, पहचान होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन थे, सपना क्या है, नयन सेज पर सोया हुआ आंख का पानी। उक्त में नयन सेज में कौन सा अलंकार है। देखिए, इसमें ना रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार में क्या होता है कि उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है।
उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है, ठीक है। ये जो उपमेय होता है इसको उपमान मान लिया जाता है, यानी कि हम ये भी बोल सकते हैं कि उपमेय और उपमान में हम भेद ही अभेद होता है उसमें, मतलब उसका भेद ही प्रकट नहीं है, यानी कि उन दोनों में हम अंतर ही नहीं कर पाते हैं कि उपमेय और उपमान दोनों अलग अलग हैं, कौन कौन सा है करके, ठीक है। मतलब उपमेय ही उपमान बन जाता है, मतलब दोनों सेम हो जाते हैं, दोनों में अभेद स्थापित होता है, तो वहां पर हमारा क्या हो जाता है, रूपक अलंकार होता है, ठीक है। इतना ध्यान रखना। तो यहाँ पर रूपक अलंकार है। अब ये कैसे है, नयन सेज पर सोया हुआ आंख का पानी, ये नयन सेज को ही आंख का पानी मान लिया है, ठीक है, इतना ध्यान रखना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, आगे बढ़ते हैं। देखिए अलंकार रोज ही बता रहा हूँ आप लोगों को मैं, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में भी आ रहे होंगे। वैसे मैं अलंकार पूरी थ्योरी में भी आप लोगों को बता दूंगा बाद में, ठीक है। अभी पीवाई को देख लेते हैं, इससे आपको पता चल रहा है ना कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या आते हैं, उस हिसाब से हम करेंगे। देखिए पढ़ने का तरीका क्या होता है ना, एक बार फाउंडेशन को बहुत तेजी से भगाइए, फटाफट देख लीजिए उसमें क्या 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 है, फिर उस सब्जेक्ट में से उस है क्या क्या, फिर उसमें से पीवाईक्यू क्या क्या पूछ रहा है, वो किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है, कितनी गहराई तक जा रहा है। एक हमें सिलेबस, देखिए एक हमें सिलेबस पता चल गया, सिलेबस पता चल गया तो ये करना एक बार पूरा करना जरूरी होता है, हमें पता चलेगा ना इसमें है क्या क्या। अब देखिए सिलेबस आपका एक बार कंप्लीट हो गया तो बहुत ही हवा में भगाओ इसको, गोली भगाओ। फिर उसके बाद इस सिलेबस में से पूछ क्या क्या रहा है, कितना गहराई तक पूछ रहा है। देखिए क्या पढ़ना है हमें पता चलता है सिलेबस से, और कितना पढ़ना है और कैसे पढ़ना है ये हमें पता चलता है पीवाईक्यू से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। हमारा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, बोला स्त्रीलिंग मतलब कि स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है करके लिंग भेद हम कैसे करते हैं, हम उसका वाक्य प्रयोग करेंगे तो उससे हमें पता चल जाएगा। देखो अब स्त्रीलिंग है पूछ रहा हमसे, तो शनि की दशा चल रही है, जंगल मंगल, देखिए सभा, सभा मैंने बताया था ना, जैसे लोकसभा राज्यसभा की, मतलब जहाँ पर लोग इकट्ठा होंगे, लोकसभा चल रही है बोलते हैं, सभा चल रही है, ठीक है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा, ठीक है। शनि का भूत चढ़ गया उसके ऊपर, जंगल सब काट दिए हैं, मेला हो रहा है, वहाँ मेला लगा है, इस प्रकार सभी पुलेंगे, तो ये हमारे सभा चल रही है, ठीक है। गूनियों की सभा चल रही है भी बोलते हैं ना, चिड़ियों की सभा, मतलब लोकसभा राज्यसभा, ठीक। वो तो एक मजाक के तौर पर बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, ठीक। यह शब्द कौन सा विशेषण है, देखिए जो यह शब्द है ना, मैंने अभी बताया था आप लोगों को यह शब्द, अब इसमें इसने पूछा है कि विशेषण के बारे में बात की है, तो अब सर्वनाम का तो मतलब ही नहीं हुआ इसमें, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, यह है, तो सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन डी। देखिए सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण मैंने आपको पहले ही बताया था, जैसे मैं बोलूं कि यह राम की पुस्तक है, एक एक चीज ये लिख सकते हैं हम, दूसरा ये लिख सकते हैं कि यह पुस्तक राम की है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम क्या देखेंगे, जो संज्ञा है ना हमारा राम है, इससे पहले यह आ रहा है, तो ये क्या हो गया हमारा सार्वनामिक विशेषण, इतना ध्यान रखना, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इक प्रत्यय से संबंधित नहीं है, पूछ रहा हूँ। इक प्रत्यय से संबंधित नहीं है, प्रत्यय मतलब पीछे लगेगा, कि इनमें इक प्रत्यय किसमें नहीं होगा, मार्मिक इसमें होगा, मर्मधन इक होगा, ठीक है। और स्वाभाविक स्वभावधन एक, साहित्यिक साहित्यधन एक, मालिक में नहीं होगा, ठीक है। ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, मालिक। तोड़ के देखेंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हम आ जाते हैं 237 में। कारक के भेद होते हैं, बोल रहे हैं 8 हमने बहुत ही बार देख लिए हैं, ठीक है। कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संवर्धान को के लिए अपादान से, संबंध का के अरे नानी अधिकरण मैं पर ऊपर, हे अरे ओहो वाले जो हमारे, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेताजी ने आजाद हिंद फौज का गठन किया था, इस वाक्य में नेताजी की संज्ञा क्या है, बोला। देखिए नेताजी के अगर हम खाली नेता बोलेंगे, इस आजाद हिंद फौज के बारे में बात नहीं कर रहे होते हम, जैसे सपोज बोलते कि नेताजी ने, या फिर किस नेताजी घूमते रहते हैं, या फिर नेता बहुत हो गए हैं आजकल, या
नेता चलते रहते हैं, नेता भाषण देते हैं, बोलते हैं हम, जैसे नेता भाषण देते हैं तो वहां पर नेता क्या हो जाता है हमारा, वो जातिवाचक हो जाता है। ठीक है, क्योंकि नेता तो बहुत सारे हो सकते हैं, तो वो क्या हो जाता है हमारा जातिवाचक। बट यहाँ पर नेताजी का मतलब किससे लिया है, ये सुभाष चंद्र बोस से लिया है। ठीक है, जिनने आजाद हिंद फौज का गठन किया था, बोल। ठीक है, तो यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस पर्टिकुलर के लिए लिया गया है, तो ये हमारा हो जाएगा व्यक्तिवाचक, ऑप्शन बी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन 239। जहां संज्ञा और सर्वनाम शब्दों का संबंध, जहां संज्ञा व सर्वनाम शब्दों का संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ प्रकट होता है, तो वहां पर क्या होगा हमारा, देखिए संबंध की बात कर रहे हैं ना, वो संज्ञा और सर्वनाम का संबंध अन्य वाक्य प्रकट होगा, संबंध प्रकट होगा, तो क्या हो जाएगा हमारा संबंध कारक। ठीक है, संबंध कारक को के लिए वाला। ठीक है, नहीं, संबंध का मतलब होता है कि हमारा काके की रानी नाने नहीं। ठीक है, वो तो संप्रदान होता है को के लिए, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध का के रे नाने नहीं, फिर उसके बाद अधिकरण में पर ऊपर, फिर उसके बाद हमारा आ जाता है संबोधन, हे अरे ओहो वाला। ठीक है, इतना ध्यान रखना। ठीक, ये नीचे क्वेश्चन ही दे दिया इसने। ठीक है, का के की री नाने नी किसके होते हैं, देखिए का के की दिया इसने सिर्फ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा संबंध कारक, ऑप्शन डी। ठीक है, ऐसे देखिए अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होगा ना, वो कुछ दे दे कहीं से क्वेश्चन घुमाए। अब देखिए पीवाईक्यू करने का मतलब क्या होता है ना, कि हमें, देखिए पीवाईक्यू करने का मतलब क्या हुआ, जैसे हमें पता चल गया कि ये कारक से पूछ रहा है, तो हमने कारक क्या किए, हमने कारक पकड़े, वो बहुत अच्छे से सीख लिए। अब बहुत अच्छे से सीख लिया, उनके बारे में पता चल रहा है, तो अब कारक से वो कुछ भी तोड़ मरोड़ के देते, हमें आ जाएगा, अपने आप ही आ जाएगा, अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सपोज मैंने कारक रट दिया कि कारक के संबंध में ये होता है वो होता है करके, खाली एक बार पीवाईक्यू रट दिया, तो उनसे क्या होगा हमें समझ में ही नहीं आएगा। अगर यहाँ पर होगा तो ये काके की रानी नानी सपोज में भूल गया, तो अपने आप ही यहाँ पे मुझे कंफ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हमें कॉन्सेप्ट पता होंगे, तो उन टॉपिकों के जो पीवाईक्यू में आए उन टॉपिकों को बहुत अच्छे से पढ़ लिया, तो फिर क्या होगा हमारा बहुत अच्छी सी चीजें आ जाएंगी। ठीक, कॉन्सेप्ट तो पावर होती है। क्वेश्चन नंबर 40 के बाद 41 में चले जाते हैं। 41 में क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द योग रूढ़ है। देखिए योग रूढ़ का मतलब क्या होता है ना, आप पहले समझिए। देखिए ये शब्द के क्या होते हैं, देखिए शब्द होते हैं रूढ़, 3 प्रकार के होते हैं ये भी। ठीक है, फिर उसके बाद यौगिक और योग रूढ़, योग रूढ़। ठीक है, देखिए रूढ़ शब्द क्या होता है ना, रूढ़ का मतलब होता है कि जो टूटेगा नहीं। ठीक है, वो मिनिमम स्टेज है। जैसे जैसे मैं किसी शब्द को तोड़ना चाहूंगा तो वो टूटेगा नहीं, अगर टूटेगा भी जबरदस्ती तोड़ेंगे तो फिर उसका कोई अर्थ नहीं आएगा। जैसे मैंने कोई शब्द लिया, जैसे मैंने कमल लिया, कमल, कमल, अब ये रूढ़ शब्द है, अब मैं इसको क्या करूंगा, इसको अच्छा इससे भी, इसको भी छोड़ते हैं, मैं एकदम वो वाला बताता हूँ आपको, कि एकदम वो होगा जो, जैसे मैं आज बोलता हूँ, आज, देखिए ये रूढ़ शब्द है, इसमें मैं क्या करूंगा, अगर मैं सपोज ये पहले तो टूटेगा नहीं, टूटेगा तो इसके जो अलग अलग जिनमें टूटेगा तोड़ेंगे, तो उनके अपने पृथक पृथक कोई मतलब उनका अर्थ नहीं हो, अलग अलग से कोई अर्थ नहीं हो। सपोज मैंने यहाँ से तोड़ा इसको बीच से, आ और ज, इस आ और ज का कोई अपना पृथक अर्थ नहीं है। ठीक है, तो इनको रूढ़ बोलते हैं, यानी कि इनको फिर हम और फर्दर नहीं तोड़ सकते हैं, उनको उनके और विखंडित नहीं, उनके छोटे और खंड नहीं किए जा सकते हैं। ठीक है, वो रूढ़ हो गए। अब यौगिक क्या होते हैं, यौगिक ऐसे शब्द होते हैं जिनको हम तोड़ सकते हैं, जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने होते हैं, और अगर इनको हम तोड़ते हैं तो उनके जो खंड होते हैं जिनको, और इसको ऐसे भी बोल सकते हैं हम परिभाषा के रूप में, कि वे शब्द जिनको हम छोटे और खंडों में तोड़ सकते हैं, और उन जो खंड टूटेंगे उनका भी अपना स्वतंत्र अर्थ होता है, तो वहां पर क्या होगा हमारा यौगिक होगा। ठीक है, जैसे मैं यौगिक के लिए आपको बताऊं किसी चीज के लिए, जैसे इसने ये पहला पान दान वाला ही दिया है, तो अब इसने पान दान दिया है, जो इसको पान दान, पान दान के लिए इसने ये एक दिया है पहले, अगर मैं इसको बीच से तोड़ दूं तो ये पान और दान, इन दोनों का अलग अलग अर्थ है ना, इसको तोड़ूंगा तो ये पान प्लस दान,
यानी कि पान के लिए जो दान होता है, ठीक है। तो इस पान का भी मतलब है अपना अलग अर्थ है, इस दान का भी अलग अर्थ है, ठीक है। पान रखने वाला दान होता है, मतलब जो उसका पॉट समझ लीजिए, या फिर रखने वाला दान मतलब उसका जो कंटेनर हुआ, ठीक है। तो ये हो गया हमारा योग। फिर योग रूढ़ क्या होता है ना, योग रूढ़ होंगे यौगिक टाइप के, जो दो या दो से अधिक शब्दों से बने रहेंगे, वो दो लेकिन उनको हम तोड़ेंगे, उनको पृथक करने पर, उनको खंडित करने पर उनके जो खंड होंगे उन खंडों का अलग अलग अर्थ नहीं निकलेगा, बल्कि वो अर्थ क्या होता है, इन योग रूढ़ों का अर्थ किसी अन्य की ओर इशारा करता है, किसी अन्य का नाम होता है। देखिए योग रूढ़ क्या होता है ना, हमारा बहुब्रीहि समास होता है, जो बहुब्रीहि समास के उदाहरण होते हैं ये, प्राय बहुब्रीहि समास के उदाहरण होते हैं ये योग रूढ़ वाले, ठीक है। जैसे मैं इसका एग्जांपल बताऊं, लंबोदर, जैसे मैं बोलूं लंबोदर, लंबोदर। अब इसको तोड़ूंगा तो मैं, इसका क्या निकलेगा, लंबा प्लस उदर, लंबा प्लस उदर, मतलब ये लंबा मतलब लंबा और उदर मतलब पेट, ठीक है। लंबा उदर किसका होता है, ये गणेश जी को बोलते हैं, ठीक है। लंबोदर, दशानन, गजानन, ठीक है। इस प्रकार से हमारे ये होते हैं कौन, योग रूढ़, ठीक है। अब इसमें देखते हैं क्वेश्चन क्या था। आशा करता हूँ समझ में आया होगा आपके, ठीक है। तो ये हमारे योग रूढ़ हो गए, ये यौगिक हो गए, ये योग रूढ़ हो गए, ठीक है। रूढ़ क्या होते हैं, जिनको और छोटे नहीं कर सकते हैं, इनको और छोटा करके नहीं तोड़ सकते हैं, इनको खंडित नहीं कर सकते हैं। यौगिक क्या होते हैं, इनको तोड़ सकते हैं, क्योंकि ये दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने होते हैं। इनको तोड़ेंगे तो इनके जो जिनसे जिनमें टूटेंगे जिनसे मिलकर ये बने हैं, उनके भी अपने अलग अलग पृथक पृथक अर्थ होंगे। और योग रूढ़ क्या है, योग रूढ़ क्या है, ये मिलकर तो बने होंगे किसी से, लेकिन उनके अपने अलग अलग पृथक अर्थ नहीं होंगे, बल्कि वो किसी तीसरे की ओर इशारा कर रहे होंगे कि इनके, अगर बात करें तो हम बहुब्रीहि समास की, और मतलब जो बहुब्रीहि समास के उदाहरण होते हैं, प्राय यही इसके भी उदाहरण होते हैं, ठीक है। मतलब कि तीसरी की ओर इशारा क्या कर रहे हैं, जैसे मैंने यहाँ पर आपको लंबोदर अर्थ बताया, तो ये लंबोदर, लंबा उदर अर्थात किसी बात को रही, किसी अर्थ की तीसरी, यहाँ पर लंबे का भी सेंस नहीं आ रहा है, अर्थ नहीं आ रहा है, और उदर का, पेट का भी मतलब नहीं। अब यहाँ पर लंबोदर में ना, लंबोदर में न तो इस लंबे से मतलब है, न इस उदर से मतलब, यहाँ की हमारा मतलब है मिला इनसे बना इनसे है, लेकिन ये बात किसकी हो रही है, ये गणेश जी की बात हो रही है, ठीक है। लंबोदर अर्थात गणेश जी, ठीक है। ये लंबोदर इसको बोलते हैं गणेश जी को, ठीक है। इतना ध्यान में रखना, आशा करता हूँ समझ में आ रहा होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर अब मैं इतनी चीजें इतना डिटेल में तह में इसलिए जाता हूँ ना, आप लोगों को बहुत अच्छे से समझा। देखिए अब ये जो रूढ़, यौगिक, योग रूढ़ ये है ना, ये सब मैंने थ्योरी वाली क्लास में पढ़ाई है। आप लोग प्लेलिस्ट में जाना, सब आपको मिल जाएगा थ्योरी की क्लास में, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। कोई चीज़ समझ में फिर भी नहीं आएगी तो मैं फिर बताऊंगा आप लोगों को, थ्योरी फिर से बता दूंगा, आप लोग बताना मुझे, ठीक है। टॉपिक बता देना, ठीक है। अब देखिए आप लोग थ्योरी में जाएंगे तो वहाँ बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें समझ में आएंगी। आगे चलते हैं। फिर राधा मुख को चंद्र चंद्रशा, राधा मुख को चंद्रशा कहते हैं, मंत्रिक निष्कलंक है ये सदा, उसमें प्रकट कलंक। देखिए राधा मुख को चंद्रशा कहते हैं, राधा का जो मुख है उसको चंद्रशा कहते हैं, मतलब राधा की मुख की किससे, चंद्रशा है, मतलब राधा का मुख चंद्रशा है बोल रहे हैं, और मंत्रिक निष्कलंक। देखिए यहाँ पर से हमें ना अगर लगता है कि राधा का मुख चंद्रमा समान है, तो यहाँ पर उपमा हो जाता है, लेकिन देखिए आगे को भी हो, राधा मुख को चंद्रशा कहते हैं बोल रहा है, मंत्रिक और निष्कलंक है ये सदा, इसमें कभी कलंक हो ही नहीं सकता है बोल रहा है, कभी इसमें कोई दिक्कत हो ही नहीं, कोई कलंक आ ही नहीं सकता है, इस उसमें प्रकट है कलंक, ठीक है। ये बोल रहा है कि राधा के मुंह में तो कलंक हो सकता है, लेकिन इसमें कभी कोई, मतलब राधा का जो मुख है वो चंद्रमा के समान है बोल रहा है, इसमें कभी कोई कलंक हो ही नहीं सकता, मतलब कि ये निष्कलंक है। मतलब यहाँ पर कुल मिला के बात यह है कि बात को बड़ा चढ़ा के बोला जा रहा है, जहां पर बात को बड़ा चढ़ा के बोला जाता है तो वहां पर हमारी क्या होता है, अतिशयोक्ति अलंकार होता है, ठीक है। तो अतिशयोक्ति जैसे मैंने बताया था, इसके दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग,
सारी लंका जल गई, गई निशाचर भाग। इस प्रकार के जो मतलब बड़ी बड़ी बातें होती हैं वहाँ पर, ठीक है। जो हकीकत नहीं होता है वो बोला जाता है, ठीक है, वहाँ पर दर्शाया जाता है, तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार आता है, ठीक। अगला क्वेश्चन में चले जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 243। कौन सा शब्द बहुवचन है? देखिए बहुवचन कौन सा है, देखिए इसमें प्राण हो जाएगा, उसके प्राण उड़ गए बोलते हैं। दूध फट गया, गेहूं की खेती, ठीक है, गेहूं का आटा है, मतलब ये हमेशा बहुवचन होता है, ठीक है। प्राण, प्राण उड़ गया, प्राण उड़ गया थोड़ी बोलते हैं, उसके प्राण उड़ गए बोलते हैं ना, ठीक। जिसके रूप में कोई विकार ना आए, जो सदैव एक सा रहे, उसको क्या बोलते हैं? मैंने अभी बताया था, उसको बोलते हैं क्या? अभिकारी। उसको अभिकारी बोलते हैं। देखिए अब आपको लग रहा होगा यहाँ तो अभिकारी कोई है ही नहीं, उसी अभिकारी को मैंने बताया था अव्यय भी बोलते हैं, ठीक है। अव्यय मतलब जिसका व्यय ना हो, ठीक है, तो उसी अभिकारी को अपव्यय भी बोलते हैं, अव्यय भी बोलते हैं, ठीक है। अव्यय, अपव्यय अलग है, अव्यय अलग है, ठीक है। इसको अविकारी शब्द होता है, जो अविकारी शब्द, अविकारी को ही क्या बोलते हैं? अव्यय, अव्यय शब्द भी बोलते हैं इनको, ठीक है, जिनका व्यय नहीं होता, ठीक। और इसमें से हटा देंगे तो ये बेकारी शब्द क्या होते हैं? लिंग वचन के लिए। लिंग वचन काल वगैरह के साथ जो चेंज हो जाएगा तो वो बेकारी हो जाएगा, और जो लिंग वचन काल वगैरह के साथ चेंज नहीं होगा तो अविकारी हो जाएगा, और उसको क्या बोल देंगे? अव्यय, ठीक है। 244 के बाद हमारा क्वेश्चन नंबर अगला 245। वह मनुष्य नहीं देवता है, इस वाक्य में वह है। देखिए इस वाक्य में वह क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। देखिए सर्वनाम के हमारे क्या होते हैं? 6 भेद होते हैं, मैंने बताया। पुरुष, निज, संबंध, निश्चय, अनिश्चय, प्रश्नवाचक, ठीक है। संबंध, ये संबंध बताएगा, ये निश्चितता का बोध कराएगा, ये निजवाचक, ये निजता का बोध कराएगा, मतलब कि मैं खुद कर लूंगा, अपने आप कर लूंगा वाला, ये संबंध बताएगा, अभी देखा था हमने, ये निश्चय करेगा। और अनिश्चय भी आएगा, इसमें अनिश्चितता का बोध कराएगा, और प्रश्नवाचक तो प्रश्न करेगा, ठीक। इतना ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब क्या हुआ? जो प्रॉपर नाउन होता है, जिस प्रॉपर की बात करता है, जो जैसे रामायण बिल्कुल है व्यक्तिवाचक। अगर पुस्तक बोलता तो इसके बदले, या ग्रंथ बोलता तो फिर वो जातिवाचक हो जाता। यमुना भी है, ठीक है, यमुना भी व्यक्तिवाचक है। अगर इसके बदले नदी बोलता तो फिर वो जातिवाचक होता। दिल्ली है, देखिए दिल्ली, दिल्ली भी एक प्रॉपर है, नाउन है, ठीक है। यहाँ पर अगर दिल्ली के बदले शहर बोलता तो फिर ये जातिवाचक होता है। देखिए अब एक किताब आ गया, किताब क्या है हमारा? जातिवाचक है, तो ये व्यक्तिवाचक नहीं है, ठीक है, इतना ध्यान रखना। देखिए ये क्या है? ये जातिवाचक है, ये व्यक्तिवाचक है, ठीक है। इसमें क्या बोला है? व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है पूछा है, इसको ध्यान रखना, नहीं है, ठीक है। तो नहीं है तो हमारा किताब, डी, इतना ध्यान रखना। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है, स्त्रीलिंग शब्द है तो देखिए तृष्णा, तृष्णा मतलब इच्छा होता है ना, इसका अर्थ क्या होता है? इच्छा। उसकी इच्छा थी कि मैं पीसीएस अधिकारी बनूं, या उसकी तृष्णा है कि मैं एसडीएम साहब बनूं, एसडीएम साहिबा बनूं, या जो भी, ठीक है, जो भी आप लोगों का लिंग है, जेंडर है, ठीक। तो तृष्णा मतलब इच्छा होता है, तो उसकी इच्छा है। इच्छा क्या होती है हमारी? स्त्रीलिंग होती है, ठीक है। ऑप्शन सी। अनायास शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग बताइए। देखिए उपसर्ग मतलब आगे, उपसर्ग आगे पढ़ते पीछे बताया मैंने। अनायास मतलब उपसर्ग पहले आएगा, तो इसमें होगा अन, इसका हो जाएगा क्या? अन धन आयास होता है ना, इसको तोड़ेंगे तो इसका अन हो जाएगा, ठीक है। अन धन आयास, अन धन आयास, ठीक है। ये हो गया ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा इसका, अन धन आयास। 249। निम्नलिखित शब्दों में विशेषण है। विशेषण का मतलब क्या होता है? जो क्या करता है? विशेषता बताता है संज्ञा सर्वनाम से। तो ये क्या है? मौनी, तो इसका विशेषण मौनी हो जाएगा। मौनी बाबा बोलते हैं ना, जैसे जो बोलता नहीं है, ठीक है, तो मौनी, मौन रहने वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं खाना खाकर सो गया, खाना खाकर सो गया। देखिए यहाँ पर इसको पकड़े, खाना खाकर,
सो गया। देखिए एक कार्य समाप्त, इसमें क्रिया पूछी है ना, कौन सी क्रिया है, अभी मैंने थोड़ी देर पहले डिस्कस की थी स्टार्टिंग में। देखिए जब एक क्रिया समाप्त करके हम दूसरी क्रिया की शुरुआत करते हैं तो वहां पर उसको क्या बोलते हैं, पूर्वकालिक क्रिया। में खाकर क्या है, खाकर किस प्रकार की क्रिया है, तो ये क्या है, पूर्वकालिक क्रिया है। जब एक क्रिया को हम समाप्त करके दूसरी शुरू करते हैं तो वहां पर जो ये पहली वाली क्रिया होती है उसको क्या बोलते हैं, पूर्वकालिक क्रिया। देखिए खाकर सो गया, मतलब वो सोया, सोने से पहले उसने खाया, मतलब कैसे सोया, वो खाकर सोया। जैसे मैंने नहाकर पढ़ा, या फिर नहाकर दौड़ा, या दौड़कर नहाया। तो दौड़कर नहाया में पूर्वकालिक क्रिया क्या हो जाएगी, दौड़कर। अब दौड़कर खाया में पूर्वकालिक क्रिया दौड़कर होगी, और खाकर दौड़ा तो पूर्वकालिक क्रिया होगी खाकर। ठीक, इतना ध्यान रखना। ये सब मैंने थ्योरी में पढ़ाई है आप लोगों को, जिनको में नहीं आ रहा था, वैसे तो मैं बता रहा हूँ डिटेल में, फिर भी नहीं आ रहा तो आप लोग जाइएगा वहाँ, सब डिटेल में समझ में आएगा। ठीक हो गया। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, ऐसे शब्द जिनमें लिंग वचन पुरुष कारक आदि के कारण कोई विकार नहीं आता है कहलाते हैं। बहुत ही बार बता दिया क्या कहलाते हैं ये, अविकारी शब्द, यानी कि इनको अव्यय भी बोलते हैं। ठीक है। देखिए अगर यहाँ पर क्या लिंग वचन कारक काल के साथ, लिंग वचन कारक काल वगैरह के साथ ही क्या विकार आ जाए तो विकारी शब्द, विकारी शब्द क्या होते हैं हमारे, संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया। अगर इनके साथ विकार आ जाता है, यानी कि चेंज आ जाता है, परिवर्तन हो जाता है, तो ये हो जाते हैं हमारे अविकारी शब्द। अविकारी शब्द को क्या हम अव्यय भी बोलते हैं। ठीक है, अव्यय। ये हमारे कितने होते हैं, ये भी 4 होते हैं, क्रिया विशेषण संबंध समुच्चय विस्मय आदि बोलते, कितना ध्यान रखना। ठीक है, तो अव्यय मतलब ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, काली घटा का घमंड घटा, इस पंक्ति में निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा अलंकार है। देखिए ये मैंने पहले ही बताया था, देखिए यमक अलंकार है इसमें। ठीक है, देखिए अब यमक अलंकार की पहचान क्या होती है, जब दो या दो से अधिक शब्द आते हैं और उनके अर्थ भी अलग अलग होते हैं तो वहां पर क्या होता है, हमारा यमक अलंकार होता है। अब श्लेष भी ऐसा ही होता है, लेकिन श्लेष में क्या होता है, एक शब्द आ रहा होता है, उसके अर्थ भिन्न भिन्न लगाए जाते हैं, उसके अलग अलग संदर्भ में अलग अलग अर्थ लगाए जाते हैं। लेकिन यमक में क्या होता है, एक से अधिक शब्द भी आते हैं और उनके अलग अलग अर्थ भी होते हैं। श्लेष में क्या होता है, श्लेष में उनका अर्थ चिपका होता है, श्लेष का मतलब ही चिपका हुआ होता है। श्लेष में क्या होता है, उनके अर्थ चिपका हुआ होता है, यानी कि वहां पर अर्थ को उनका अलग अलग अर्थ लगाया जाता है किसी के संदर्भ में, लेकिन यहाँ पर हकीकत में मतलब असली में ही इनका अलग अलग अर्थ होता है। अब यहाँ पर देखते हैं हमारा कि इस यमक है कैसे। देखिए काली घटा का घमंड घटा, काली घटा मतलब काली का मतलब काली होगी, घटा मतलब बादल, काली घटा का यानी कि काले बादल का घमंड घटा, घटा ये घटा का मतलब है यहाँ पर बादल, और इस घटा का मतलब क्या है, कम होना। ठीक है, तो काली घटा का घमंड घटा मतलब काले बादलों का घमंड घटा, मतलब जैसे काले बादल आते हैं ना, एकदम काला हो जाता है, फिर गड़म बड़म करते हैं दुनिया भर की आवाज, फिर लास्ट में बारिश होती नहीं है। ठीक है, कि लगता है कि बहुत ही भयंकर बारिश होंगे, उनको घमंड रहता है काले बादलों में, हम तो इतना भयंकर हल्ला गुल्ला कर रहे हैं, घड़म बड़म, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं बोलते हैं ना, वो वाला हिसाब। तो यहाँ पर क्या हुआ, जो काले बादल होते हैं वो बारिश तो करते नहीं है, तो उनका क्या होता है, घमंड घट जाता है फिर। ठीक है, इस प्रकार से इसका मतलब क्या हुआ, काली घटा का घमंड घटा, मतलब काले बादलों का घमंड घटा। अब देखिए यहाँ पर घटा एक का नाम, एक का बादल लिया गया है, अर्थ है एक का कम होना, तो ये क्या हो गया हमारा यमक अलंकार। जैसे कि हमने कनक कनक ते शौगुनी माधवता अधिकार, या खाए बोराई पर, या हुआ पाए बोराई, या फिर 3 बेर खाती है वो 3 बेर खाती है वाला। ठीक है, एक बेर का मतलब वहाँ टाइम था, और एक बेर का मतलब बेर का फल था। ठीक है, वहां भी कनक कनक के शौगिनी वाले में भी क्या था कि एक कनक का मतलब धतूरा था, एक का मतलब सोना था। ठीक हो गया, नेक्स्ट देख लेते हैं, वह ध्यान पूर्वक पढ़ता है, इस वाक्य में ध्यान पूर्वक। देखिए अब इसमें क्या है ना, इसका आंसर है हमारा क्रिया विशेषण। अब ये है कैसे, देखिए ये ध्यान पूर्वक के बारे में पूछ रहा है, मतलब कि यानी कि इसके बारे में पूछ रहा है। अब इससे बात क्या है, ये पढ़ना क्या है, क्रिया। देखिए ये क्या है, ये वाला सहायक क्रिया है, ये क्रिया है। ठीक है, वह ध्यान पूर्वक पढ़ता, अब ये क्रिया है तो कैसे पढ़ता है, ध्यान पूर्वक पढ़ता है। तो क्या कर रहा है, क्रिया की विशेषता बता रहा है, तो जो क्रिया की विशेषता बताते हैं उनको क्या बोलते हैं, क्रिया विशेषण। ठीक, ऑप्शन डी।
इतना ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके लिए क्रिया की जाती है उसे कारक का कहा जाता है। ठीक है, जिसके लिए मतलब कि हमने क्या बोला था, को के लिए, तो यहाँ पर हमारा क्या आता है, संप्रदान कारक। देखिए हमने कारक देखे थे ना, स्टार्टिंग से कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए आ गया ना यहाँ पर, को के लिए, संप्रदान को के लिए, अपादान से, फिर संबंध का के किरा रे ना ने नी मामे में वगैरह कुछ भी हो सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा अधिकरण आ जाता है, मैं पर ऊपर, फिर उसके बाद संबोधन हमारा हे अरे ओहो वाला। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारा ये, इसने क्या पूछा है कि जिसके लिए, तो लिए क्या हो गया, संप्रदान कारक हो गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते चलते हैं, कौन सा शब्द कौन सा शब्द क्रिया नहीं है, मतलब कि इसमें क्रिया नहीं है बोल रहा हूँ, तो इसमें हमारा बनाना भी क्रिया है, पढ़ना भी क्रिया, सुनाना, ठिकाना क्रिया नहीं है। तेरा ठिकाना का हम बोलते हैं ना, ठिकाना मतलब रहने का, उसका स्थान, ठहरने का स्थान। ठीक है, तो बनाना मतलब ठीक हो गया ये, मेकिंग, पढ़ना रीडिंग, ठीक है, सुनाना नरेटिंग बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा ठिकाना, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 55 के बाद 56। देखिए, प्राग ऐतिहासिक काल शब्द में कौन सा उपसर्ग, उपसर्ग मतलब आगे। देखिए प्राग ऐतिहासिक काल में होता है हमारा प्राक। ठीक है, उपसर्ग पहले, इसमें प्राक, अगर इसको प्रागैतिहासिक काल को अगर हम तोड़ेंगे ना, तो ये प्राक्तन ऐतिहासिक होगा। ये प्रागैतिहासिक है ना, जिसको अगर तोड़ेंगे तो ये क्या होगा, प्राक्तन ऐतिहासिक, हासिक, ये होता है। ठीक है, प्राक्तन ऐतिहासिक, ये है इसका उपसर्ग। ठीक है, प्राक्तन ऐतिहासिक, ये हो गया हमारा। देखिए प्राग ऐतिहासिक ना, हिस्ट्री जब हम पढ़ेंगे तो हिस्ट्री के हम जब पार्ट करते हैं, हिस्ट्री को पढ़ते हैं ना, हम पढ़ने की सुविधा के लिए हमारे हिस्ट्री को क्या करते हैं, 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। एक यही प्राग ऐतिहासिक काल होता है, प्राग ऐतिहासिक काल, फिर एक आद्य ऐतिहासिक काल होता है, इसको ऐसे भी लिखते हैं, आधा दो योग भी लिख सकते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल, एक ऐतिहासिक काल होता है। ठीक है, अभी प्राग ऐतिहासिक काल जो है ना, इसको क्या बोलते हैं, प्री हिस्ट्री, मतलब हिस्ट्री की से पहले का, ये आद्य इतिहास, प्रोटो हिस्ट्री, ये हिस्ट्री। ठीक है, अब इनमें अंतर क्या होता है, जब हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो आप लोगों को तब बताऊंगा। इसमें क्या होता है, स्क्रिप्ट भी नहीं पाई गई है और पढ़ी भी नहीं है। जो अगर कोई स्क्रिप्ट है तो लिपि भी नहीं थी, और लिपि कोई कहीं पर थी भी तो उसको पढ़ा भी नहीं गया। ठीक है, इसमें हमारा स्टोन एज आ जाता है। ठीक है, स्टोन एज आ जाता है इसमें, यानी कि स्टोन एज मतलब हमारा पाषाण काल बोलते हैं जिसको। ठीक है, फिर उसके बाद आद्य ऐतिहासिक काल आता है, यहाँ पर लिपि तो थी लेकिन उसको पढ़ा नहीं गया। ठीक है, इसके अंतर्गत हमारा सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक आ जाता है। ठीक है, हम जब पढ़ेंगे एंसेंट हिस्ट्री जब पढ़ाऊंगा तो बहुत डिटेल में मजा आएगा आप लोगों को, वहाँ इस चीज़ को समझाऊंगा। ठीक है, फिर उसके बाद हिस्ट्री तो हमारे जहाँ से हमारे लिपि भी है और उसके एविडेंस भी मिल रहे हैं, और वो लिखित भी है, लिपि भी और पठित भी है, उसको पढ़ा भी जा रहा है। ठीक है, पठित लिपि पठित है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर हमारे स्क्रिप्ट भी है, स्क्रिप्ट, और ये रीडेबल भी है। ठीक है, रीडेबल, रीडेबल मतलब ये पठनीय भी है और है भी स्क्रिप्ट। ठीक है, ये अंतर होता है इसमें। फिर इस इतिहास को भी हम फर्दर डिवाइड कर देते हैं, एंशियंट हिस्ट्री, मिडाइवल एंड मॉडर्न। ठीक है, ये चीज़ है, इनको बाद में कभी देखेंगे। ठीक है, जब हिस्ट्री वगैरह पढ़ाऊंगा तो। ठीक, या फिर क्वेश्चन कर रहे होंगे तो वहीं आ जाएगा, तो वहीं बता दूंगा, थ्योरी में था कहीं भी। ठीक है, आप लोगों को दिक्कत रहेंगी तो फिर आप लोग पूछ भी सकते हैं मेरे से। ठीक है, पीओआई को देखते जाएंगे, उन चीज़ों से हमारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। मैं बोल रहा हूँ कि अगर आप लोग लगातार लगे रहेंगे ना, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट हो जाएंगे आपके, और पेपर निकल जाएगा आराम से, बहुत चीज़ें टफ भी नहीं होती। निम्नलिखित में से, कंसिस्टेंसी की बात होती है बस, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक प्रत्यय है का उदाहरण है। देखिए कंसिस्टेंसी और अपना मनोबल बनाए रखना, बीच में ना हार, कभी भी ध्यान रखना, इंसान कभी भी हारता है खुद से, कभी कोई दूसरे से नहीं हारता है, अपने अंदर से खुद ही टूटता है, मैं थोड़ी कर पाऊंगा ये वो करके। ठीक है, देखिए भाववाचक संज्ञा क्या होती है,
देखिए इसने क्या पूछा है, अरे यार, ओके हट यार, तो क्या है, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भाववाचक प्रत्यय है? देखिए भाववाचक प्रत्यय मतलब पीछे लगेगा, भाववाचक होगा, देखिए हमारा हो जाएगा गर्मी, ठीक है। फील होता है मतलब भाववाचक मतलब जिसमें फीलिंग हो। अब भाववाचक प्रत्यय बोल रहा है तो पीछे लगेगा। भाववाचक में क्या होगा, जिसमें हमारी फीलिंग होगी, ठीक है, फीलिंग या सेंटिमेंट्स होंगे हमारे, ठीक है, इसको ध्यान रखना। गर्मी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। यह आदमी विश्वासी है, मैं, यह है, क्या है, वही हमारा सार्वनामिक विशेषण, क्योंकि देखिए सार्वनामिक विशेषण, यह आदमी का मतलब यह क्या है, यहाँ पर संज्ञा से पहले आ रहा है तो क्या हो गया हमारा सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। ये यहाँ पर संज्ञा से पहले आ रहा है तो सार्वनामिक विशेषण हो गया, ठीक है। मेरी अगर कम ज्यादा हो रही होगी तो आप लोग बताना, मैं तो कोशिश करता हूँ कि बहुत आराम आराम से बताऊँ आप लोगों को, जिससे कि अच्छे से समझ में आए। निम्नांकित में से किस शब्द में दो दो उपसर्ग प्रयुक्त हुए हैं, मतलब कि उपसर्ग मतलब आगे, मतलब कि पहले लगे होंगे जो, और दो दो उपसर्ग होंगे। देखिए अतिक्रमण में होगा नहीं, ठीक है। इसमें देखिए, इसमें जाते हैं क्वेश्चन में सीधे, समालोचना, इसमें दो दो उपसर्ग हैं, इसमें क्या हो जाएगा, सम प्लस आ प्लस लोचना, लोचना समालोचना, एक ये हो गया सम आ लोचना, तो इसमें दो उपसर्ग हैं, एक सम एक आलोचना, ठीक है, मतलब एक सम एक आ, ठीक है, इसको ऐसे लिखेंगे ना, सम धन आ धन लोचना, ठीक है, इससे ध्यान रखना, एक उपसर्ग ये है, एक उपसर्ग ये है, ठीक, ऐसे ध्यान रखना। आगे देखते हैं। यह विचार मेरे मन में अचानक आया, इस वाक्य में क्रिया विशेषण शब्द है। यह विचार मेरे मन में अचानक आया, बोल रहा है इसमें क्रिया विशेषण शब्द कौन सा है, मतलब क्रिया विशेषण क्या है पूछा है नीचे। अब क्रिया विशेषण क्या होता है, जो क्रिया की विशेषता होता है। अब क्रिया क्या है, इसमें क्रिया क्या हो रही है, आ रही है, तो ये क्या क्रिया होगी। अब जो क्रिया की विशेषता होता है उससे पहले होगा तो क्या हो गया, अचानक हो जाएगा, इसमें क्रिया विशेषण, ठीक है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन 62 देखते हैं, 61 देखेंगे हम, कहाँ हो गया भाई, हाँ ठीक है। रूपक अलंकार के भेद होते हैं, बोल रूपक अलंकार के चार भेद होते हैं, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अष्मद शब्द का प्रथमा विभक्ति और द्विवचन रूप है, इसका अवाम होता है, ठीक है, अवाम, ठीक है, इतना ध्यान रखना। देखिए अगर इसकी बात करें ना हम, इसको हम बोलते हैं और अवाम मतलब हम लोग हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निर्विकार, निर्विकार शब्द में उपसर्ग, उपसर्ग आगे पहले आएगा उपसर्ग, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा निर, ऑप्शन बी। अभी कैसे होगा ना, देखिए अब इसमें देखना, इसमें निर आधा भी है, निर पूरा भी है, अब हमने यही क्यों लिया, इसमें ये वाला निर भी तो हो सकता था, है ना। तो अब यहाँ पर होता क्या है ना, मैंने आपको एक चीज बताई थी रेफ वाली कहानी, मैं यहाँ पर बताता हूँ आप लोगों को कि निर्विकार, ये निर्विकार ऐसा होता है, निर्विकार, निर्विकार, निर्विकार। अब इसको हम तोड़ेंगे तो ये कैसे होगा, यहां से टूटेगा ये, ठीक है। निर्विकार मतलब जो विकार का नहीं है, देखिए ये ऐसे आ जाएगा, और क्या होगा, ये रॉ, देखिए मैंने क्या बोला था, ये रेफ है, तो ये इसके साथ आएगा, लेकिन ये आधा होगा। मैंने पहले ही बताया था कि रेफ आधा होता है, आधे का मतलब क्या हुआ, देखिए रॉ पूरा होगा ऐसे, तो इसका मतलब क्या है कि ये आधा रॉ प्लस औ से मिलकर बना है, ठीक है। आजा जा, कहाँ गायब हो गया भाई, ठीक है। ये अच्छा, ये कॉर्नर में इसलिए भाग रहा हुआ, इसको मैं इधर को देख लेता हूँ, तो ये आधा, आधा रॉ प्लस ओ है। अब ये रेफ में क्या होता है ना, ये वाला और नहीं होता है, ये खाली ऐसा आधा रॉ होता है, तो इसलिए ये यहाँ पे खाली निर्य आएगा, और विकार तो आगे को विकार ऐसे आ जाएगा।
ठीक है, निर्विकार। तो इसलिए ये वाला निर आएगा, ध्यान रखना, ये वाला आधार रो वाला ऐसा नहीं आएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम आदि शब्दों में जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं। क्या बोल रहे हैं? जो प्रत्यय संज्ञा सर्वनाम आदि में जुड़कर नए शब्दों की रचना करते हैं तो उसको तद्धित प्रत्यय करते हैं, बोलते हैं। ठीक है, तद्धित प्रत्यय। देखिए अगर यहाँ पर होता ना कि जो प्रत्यय किसमें, क्रिया के मूल रूप धातु में जुड़कर, अगर ये धातु होता, संज्ञा सर्वनाम की जगह ये धातु होता, धातु आदि में जोड़कर नए शब्दों का, तो ये क्या हो जाता है हमारा कर्तृ। ठीक है, तद्धित। ठीक है, ये हमारा इससे तद्धित हो गया। ठीक, इतना ध्यान रखना। अब आगे देखते हैं हम, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय हमारे दो होते हैं ना। ठीक है, धातु वाला क्या हो जाएगा हमारा कृत प्रत्यय, और ये तद्धित प्रत्यय। हमारे बात करें ना हम प्रत्यय की, तो प्रत्यय हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक कृत प्रत्यय होता है, कृत प्रत्यय, और एक होता है तद्धित प्रत्यय, ये वाला जो हमारा है। ठीक है, तो अब कृत प्रत्यय कैसे याद रहेंगे आप? कृत मतलब कौशे कृत, कौशे क्रिया, क्रिया के मूल रूप धातु से जो जुड़ेगा, जो धातु से जुड़ेगा तो वो क्या हो जाएगा कृत प्रत्यय, और जो संज्ञा सर्वनाम आदि से मिलकर बनेगा वो तद्धित प्रत्यय होगा। देखिए एक चीज ध्यान रखना, जो क्रिया के मूल रूप धातु से जुड़ रहा है तो कौशिक क्रिया, कौशिक कृत प्रत्यय। तो रिमेनिंग वाले क्या होंगे? देखिए क्रिया का मूल रूप धातु है, तो अब क्रिया को छोड़कर रिमेनिंग क्या है? संज्ञा सर्वनाम विशेषण दो है, जो संज्ञा सर्वनाम आदि से विशेषणों से जोड़कर मिलेगा तो वो क्या बनाएगा हमारा तद्धित प्रत्यय। अगर धातु के मूल रूप इसकी जगह यहाँ पर, इनकी जगह अगर यहाँ पर धातु का मूल मतलब क्रिया का मूल रूप या क्रिया से ही भी, क्रिया से या क्रिया के मूल रूप धातु से जोड़कर बनता तो इसको हम क्या बोलते हैं? कृत प्रत्यय। ठीक है, इतना ध्यान रखना। देखिए कभी कभी ना चीजें मुंह से गलती से अगर कुछ बाई मिस्टेक गलत निकल गया तो उसको समझ जाना कि मैं बाद में जो बता रहा हूँ। ठीक है, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय को। ठीक है, मैंने यहाँ बीच में वो वॉइस वाला बोल दिया था शायद, कि जो एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस होते हैं ना हमारे, वो भी हमारे वाच्य बोलते हैं। ठीक है, कर्तृवाच्य बोल दिया था मैंने, यहाँ पर कर्तृवाच्य नहीं, कर्तृवाच्य है, वो वाच्य है, वो वाच्य होता है। ये हमारा क्या है? प्रत्यय है। देखिए प्रत्यय पीछे, देखिए वाच्य क्या है? ये वॉइस है, इंग्लिश में इसको वॉइस बोलते हैं। और हमारा जो हमारा ये है जो कृत है, जो ये प्रत्यय है, प्रत्यय। ठीक है, प्रत्यय का मतलब क्या होता है? हमारा जो पीछे जोड़ता है। ठीक है, प्रत्यय का मतलब क्या हुआ? हमारा जो पीछे जोड़ता है। ठीक है, पीछे जोड़ने वाले इसको क्या बोलते हैं? हमारा सफिक्स, सफिक्स बोलते हैं इसको। ठीक है, सफिक्स बोलते हैं इसको ऐसा। ठीक है, और पहले जो उपसर्ग जो होगा तो उपसर्ग, तो उसको प्रीफिक्स बोलते हैं। इतना ध्यान रखना। ठीक हो गया। अब हमारा लास्ट का आज का अंतिम क्वेश्चन, बच्चों को तेज बुखार था, इस वाक्य में किस क्रिया का प्रयोग हुआ? इसमें पूरक क्रिया का प्रयोग हुआ है। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा हमारा ऑप्शन। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आप लोगों की समझ में आई होंगी चीज़ें। ठीक है, एकदम जीरो से समझाने की कोशिश करता हूँ मैं, फिर भी अगर समझ में नहीं आ रही होंगी तो बताना मुझे, मैं फिर से आप लोगों को डिटेल में समझाऊंगा। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, इतना ही करते हैं आज। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान दीजिएगा। अब करते हैं आज की सभा यहीं पर समाप्त।